Hello everyone, today we are going to do chapter 1, The Living World of Biology of class 11th on your channel NCERT Concept Group. तो शुरू करते हैं. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot spring, leaves us speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attracting shark evokes a deep sense of wonder. Means everything surrounding us is so beautiful. जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो इतनी सुंदर है, उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है और सब कुछ ही इतना सुंदर है. ये एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि चाहे वो ठंडे बर्फीले पहाड़ हों, चाहे वो रेगिस्तान हो, मतलब सब कुछ बहुत सुंदर है. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. तो देखो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी एक कम्युनिटी है, उसके अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ फाइटिंग होंगी, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगे, कुछ में कॉपरेशन भी होती है. जैसे एग्जांपल अगर आप लाइचन का लोगे तो उसमें एल्गाई प्लस फंजाई म्यूचुअली हेल्प करते हैं एक दूसरे को, है ना. ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है. तो उसी तरह हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों है, चाहे वो ऑन लार्ज स्केल हो या फिर एक छोटे से सेल के अंदर की हम बात करें. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ है क्या. दिस question has two implied questions within it. The first one is technical one and seeks answer to what living is and opposed to what non-living. तो पहला तो टेक्निकल वाला है कि भाई जो लिविंग है उसका अपोजिट नॉन लिविंग है. एंड सेकेंड वन इज फिलोसफिकल वन, हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं. एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज. तो फिलोसफिकल वाला वो है कि हम क्या पर्पस है इस लाइफ का. एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग. हम जो पहला क्वेश्चन है, जो टेक्निकल क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, फिलोसफिकल वाले के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है इस चैप्टर का. If you look around us, you will see a large variety of organisms, be it potted plants, insects, bird, or your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you can't see with your naked eyes, but they are all around you. उन्हें हम कहते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, वो नेकेड आइज से नहीं दिख पाते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. If you To increase the area that you make observation in, the range and the variety of organisms that you would be see increase. मतलब जैसे आप अगर अपना एरिया, अगर आप घर से बाहर ही निकलोगे, काफ़ी सारे आपको छोटे जो रेगुलर बेसिस पे आप देखते जैसे डॉग, बर्ड्स आपको मिल जाएंगे. जैसे आप कहीं दूसरे इलाके में जाओगे जहाँ फॉरेस्ट है, वहाँ पर आपको और ज़्यादा रेंज मिलेगी. तो ऐसे ही है, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेगी. ऑब्वियसली if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. तो species क्या है? जितने भी different types of organisms हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है, उनको हमने कहा है स्पीशीज. ठीक है. तो याद रखना कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज. द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अब तक जितनी डिस्क्राइब हो चुकी हैं या जितनी हम जानते हैं वो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं. अभी भी काफ़ी सारी रहती हैं, बहुत रहती हैं. अब काफ़ी सारा एरिया अनडिस्कवर्ड है, और जैसे हम पुराने वाले एरिया में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी न्यू स्पीशीज़ मिलती हैं.
This refers to the biodiversity or the number and types of organisms present on Earth. So, what is biodiversity? Biodiversity refers to the number and types of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even the old ones, new organisms are continuously being identified. तो जैसे हम नए इलाकों में जाते हैं या पुराने वालों को ही एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे नए ऑर्गेनिजम्स मिलते रहते हैं. तो ये अभी तो ये है नंबर, बट इन फ्यूचर ये चेंज भी हो जाएगा. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. Their local names would vary from place to place, even within a country. Probably, you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms and we are talking about. तो जैसे आप अपने लोकल एरिया में देखोगे, किसी भी पेड़ पौधे का नाम अगर आपकी भाषा में उसे कुछ कहा गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी भाषा में उसे सेम प्रोनाउंसिएशन हो. अलग प्रोनाउंसिएशन होगी. इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इंडिया में ही इतनी डाइवर्सिटी है तो और कंट्रीज़ में तो और भी ज़्यादा होगी. तो लोकल नेम क्या है, कन्फ्यूजन लेड क्रिएट करते हैं. इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर नाम दे देना चाहिए एक ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम से जाना जाए. जैसे कि hence in need to standardize the name of a living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. तो nomenclature एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्डाइज नेम फिक्स कर देते हैं ताकि उसे कन्फ्यूजन ना हो, पूरे दुनिया में वो ऑर्गेनिज्म उस नाम से जाना जाए और वो इजी हो कम्युनिकेशन के लिए, समझने के लिए. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. देखो, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसको डिस्क्राइब करना, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अच्छे से देखना, वो आइडेंटिफिकेशन कहलाता है. ठीक है, और उसी के बेसिस पर हम उसे नेम दे सकते हैं. ओके, वी नो टू व्हाट और in order to facilitate the study, the number of scientists that have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. So, these names are given by a set of rules. For plants, it's based on International Code of Botanical Nomenclature. They provide scientific name for plants, and for animals, it's International Code of Zoological Nomenclature. The scientific name ensure that क्या ensure करता है that each organism has only one name. हर एक organism का एक ही नाम हो. Description of any organism should enable the people, यानी कि अगर हम किसी भी organism को describe कर रहे हैं तो उसकी characteristic से मैच करता हो, है ना. ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी पत्ते का नाम हमने किसी और फ्लावर के रिलेटेड रख दिया. अच्छे से डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, यानी कि वो नाम उस चीज़ के लिए सूटेबल होना चाहिए टू अराइव एट द सेम नेम. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. ये 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम देने के लिए कि भाई पहला तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो. दूसरा, उसका नाम ऐसा हो कि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करे. तीसरा, जो नाम एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया है वो दोबारा रिपीटेंस में ना आए, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म को वो सेम नाम ना मिले. Biologists follow universal accepted principles to provide scientific names to known organisms. तो universally accepted principles
यही है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके बेस पर उनको नाम दिए जाते हैं। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब तक हमने पढ़ा कि नॉमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाएंगे, मतलब दो कंपोनेंट होंगे उस एक नाम की। ऐसा समझो जैसे कि एग्जाम्पल के साथ करते हैं, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है मैंजिफेरा इंडिका। अब ये इंडिका उस स्पीशीज़ का नाम है, यानी कि वो इंडिया में उगने वाला है, और मैंजिफेरा यानी कि मैंगो की कैटेगरी का है, ठीक है, यानी कि वो इंडियन मैंगो है। is being practiced by biologists all over the world. This naming system use a two-word format has found convenient. तो ऐसा प्रक्रिया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बहुत कन्वीनियंट मिली है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होता और बहुत इजीली एक डिफाइनेबल नेम मिल जाता है एक ऑर्गेनिजम्स को, और इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है कि कौन सा जीनस है और कौन सी स्पीशीज़ है इस ऑर्गेनिज्म की। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. अब जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो ना, उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, 3-4 क्राइटेरिया भी हम वो पढ़ने वाले हैं। Let us see how its binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species. और स्पेसिफिक एपिथेट, आप स्पीशीज भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हो। अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। तो और कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, यूनिवर्सल यानी कि ऑल ओवर एक्सेप्टेड रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, एंड दे मस्ट बी यूज, और याद भी होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नेम आर जर्नली इन लैटिन। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट नहीं हो सकती एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक की फॉर्म में लिखा जाता है, देखो यहाँ पर देख रहे हो। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, while the second name or the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name when handwritten, यानी कि जब दोनों ही वर्ड जब हम हाथों से, मतलब जब हम फेयर में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, are separately underlined and printed in italics to indicate that they are Latin origin. तो अगर हम नोटबुक में लिख रहे हैं तो अंडरलाइन सेपरेटली करना ज़रूरी है, और फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल में होता है। ये नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट रूल है वो देखते हैं। और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे ताकि वो इंडिकेट करे कि ये लैटिन से ओरिजिन है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से लिए गए नेम है। अब बारी आ जाती है फोर्थ रूल की। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट लेटर को स्मॉल उसमें नहीं लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिख सकते हो, while the specific epithet starts with a small letter, और सेकेंड लेटर को आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हो। ध्यान रखना है कि पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ होगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका। काफ़ी सारे और एग्जाम्पल्स हैं, लास्ट में देखते हैं, ठीक है, लास्ट में एक टेबल बनी हुई है पूरी इसके लिए। नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. अगर मान लो हमें ऑथर का नाम भी फॉर सपोज अगर हमें ऑथर का नेम भी मेंशन करना है तो हम क्या करेंगे, उसको या तो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि नाम इस ऑथर ने दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया ना मैंजिफेरा इंडिका लिन, तो लिन मीन्स लीनस। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनस। सिंस इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल।
इतना लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो ग्रुपिंग होना ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है. दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. Classification is a process by which anything is grouped into a convenient category on some easily observable characteristics. तो क्लासिफिकेशन क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स में हमने बांट दिया कुछ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये इससे सिमिलर है ऐसे. फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर. वी इजली रिकग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स. हम देख सकते हैं कि कौन सा है. अब वो ज़रूरी नहीं है वो कैट सेम कलर की हो, बट कैट का कॉमन फीचर तो यही होता है ना कि शार्प टीथ, उनके पंजे, नुकीले पंजे, है ना. तो ये मेन एक डिफाइनिंग फीचर है. तो इसके बेस पे हमने एक कैटेगरी अलग रख दी कि ये इसकी कैटेगरी है. डिफरेंट वैरायटी की भी आती हैं, ठीक है. कोई वाइट है, कोई ब्राउन है, कोई ग्रे है, ऐसे. द मूवमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोशिएट certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us see a dogs and not cats. अगर हम डॉग के बारे में सोचेंगे तो वो ही एक इमेज आएगी कि उनके फरी हेयर्स होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है. ऐसे कुछ इमेज आती है, फरी हेयर्स होते हैं. नाउ इफ़ वी वर to think of now if we were to think of Alsatians, we know that what we are talking about, it's a dog category. Similarly, suppose if we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all this dog, cats, mammal, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for the categories is taxa. देखो ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट ग्रुप्स हैं. तो इन ग्रुप्स का नाम, साइंटिफिक टर्म इन ग्रुप को हमने दिया है टेक्सा. या इन कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कैट की कैटेगरी है तो उसका हमने नाम दिया है टेक्सा, ठीक है. साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज टेक्सा. Here you must recognize that taxa can indicate categories at different level. Plant also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animal, mammals and dog represent a taxa at different levels. तो ये different categories जो है ना वो different level पर arranged हुई होती हैं. जैसे एनिमल का तो पूरा एक किंगडम है ना. उनके अंदर मैमल्स आते हैं, मैमल्स के अंदर डॉग्स आते हैं. तो डिफरेंट टेक्सा डिफरेंट लेवल पर अरेंज हुए होते हैं. हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा. यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज या टेक्सा में डाल सकते हैं. टेक्सा जो वर्ड है वो साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज के लिए, कंफ्यूज मत होना, वो एक साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज के लिए. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी, ठीक है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी इज अ प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू अ डिफरेंट टेक्सा, ठीक है. External and internal structure, along with the structure of cell development process and ecological information of organisms, are essential and form the basis of modern taxonomic studies. So these are the base characteristics which should be included for the modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the process that are based to taxonomy. सो जितने भी अब तक हमने प्रोसेस पढ़े ये बेस है किसके लिए, टेक्सोनॉमी के लिए. टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोसेस कैरी आउट, टेक्सोनॉमी का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए. पहला है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. ये 4 प्रोसेसेस
सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, ठीक है। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। तो ऑब्वियसली टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है, क्लासिफिकेशन कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमंस को ऑब्वियसली नए नए ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट करने की इच्छा हमेशा ही रही है। इन अर्ली डेज human beings needed to find sources for the basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classifications were based on uses of the various organisms. तो जो पहले जो बेस थी, जो क्लासिफिकेशन थी, वो बेस्ड ऑन यूसेस पर ही थी। बहुत पहले की बात है, अब तो काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन हो गई हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज पर। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. Okay. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. तो जैसे हम नए नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करते हैं तो उनको एक कैटेगरीज में रखते हैं, सीक्वेंस में रखते हैं, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ अरेंजमेंट करते हैं उनकी, तो उसे ही हमने कहा सिस्टमैटिक्स, ठीक है। लीनस यूज्ड वर्ड सिस्टमानेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो ये एक बुक है जिसमें उन्होंने अपना ये सिस्टमा वर्ड यूज़ किया था। The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. तो बाद में systematics इतना लार्ज स्केल पर हो गया कि उनको ये सारे स्टेप्स भी इंक्लूड करने पड़े, ये सारे प्रोसेस भी इंक्लूड करने पड़े। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये सिर्फ नॉर्मल उस पर नहीं है, इवोल्यूशनरी यानी कि बैक कहाँ से ओरिजिन है उसके बेसिस पर भी है, ठीक है, उसके बारे में भी स्टडी करता है सिस्टमैटिक्स। Thank you. That's all for today. If you like this video, please do like and subscribe to NCERT Concept Guru. Second part is coming soon. Thank you.